मुद्रास्फीति का जुड़ाव समृद्धि के साथ है और उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ है। यानी मुद्रास्फीति तभी होगा जब हमारे उत्पादन में वृद्धि होगा अर्थव्यवस्था में, और उसके कारण समृद्धि आएगी। और इसके नियंत्रण के लिए मांग में वृद्धि करना आवश्यक है, जिसके कारण समृद्धि होगी। और अनियंत्रित मुद्रास्फीति जो कि मंदी कहलाता है, उसके समृद्धि के कमी आएगी और मांग में भी कमी आएगी और उत्पादन भी घटेगा, जिससे जीडीपी घटेगा और रोजगार भी घटेगा। नोट में है कि अविस्फीति का जुड़ाव मंदी से है। जैसे कि 100 रुपये की चीज़ जब 80 रुपये में मिलने लगे तो उसको हम अविस्फीति कहते हैं, यानी दाम का घट जाना, जिसके कारण क्या होता है तो मांग में कमी आती है, उत्पादन में भी कमी आती है, रोजगार में भी कमी आती है, इससे समृद्धि भी घटती है और उसको मंदी कहते हैं। मुद्रास्फीति के प्रकार क्या हैं तो गति आधारित और अन्य। गति आधारित क्या है तो रेंगती हुई मुद्रास्फीति, जब मुद्रास्फीति का दर यानी महंगाई बढ़ने का दर 3% से 4% हो। फिर चलती हुई मुद्रास्फीति, जब महंगाई का दर या मुद्रास्फीति बढ़ने की दर 3% से 10% हो। और दौड़ती हुई, जब 10% से अधिक हो मुद्रास्फीति। और अति मुद्रास्फीति, जब 20% से अधिक उछाल हो महंगाई में, जैसे कि वियतनाम और जिम्बाब्वे में हुआ था। मुद्रास्फीति के अन्य प्रकार क्या है तो मांग जनित मुद्रास्फीति, जब मांग बढ़ने के कारण मुद्रास्फीति या महंगाई हो, उसको हम मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। लागत जनित कब होगा तो वो जब उत्पादन का लागत बढ़ जाए और उससे जो मुद्रास्फीति या महंगाई हो, उसको हम लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे कि किराना का दाम बढ़ना, मजदूरी का दाम बढ़ जाना आदि वस्तुओं का। और लाभ जनित एक होता है लाभ जनित मुद्रास्फीति, जब कोई व्यापारी समूह जानबूझकर वस्तुओं की आपूर्ति या सप्लाई कम करता है और जिसके कारण व्यापारी लालच के उद्देश्य से जमाखोरी आदि करता है, तो इससे जो महंगाई बढ़ती है और मुद्रास्फीति आती है, उसको हम लाभ कमाने के उद्देश्य से यानी लाभ जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। फिर स्टैगफ्लेशन है, यानी मंदी जब ज़्यादा दिन तक रहे उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। जब उच्च मुद्रास्फीति लंबे समय तक रहे, इसे बेरोजगारी, आर्थिक अस्थिरता आती है। और श्रिंकफ्लेशन क्या है, श्रिंकफ्लेशन जब वस्तु का मूल्य स्थिर रहे पर दाम के अनुसार मात्रा घट जाए, यानी दाम वही है लेकिन मात्रा घटा दिया जाता है, तो उसको श्रिंकफ्लेशन कहते हैं, यानी सिकुड़ जाना उत्पादित वस्तु। यानी इसमें जैसे कि पार्ले जी में हुआ था, बिस्कुट का दाम सेम था लेकिन उसमें उपलब्ध वस्तुओं की मात्रा घट गई थी। फिर संरचनात्मक मुद्रास्फीति क्या है तो जो गवर्नमेंट के प्रोत्साहन के कारण उत्पादन या महंगाई में वृद्धि हो जाना, उसके कारण हम जो मुद्रास्फीति आती है उसको संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहते हैं। यह अर्थव्यवस्था में व्याप्त कमी समस्या से उत्पन्न होती है। जैसे कि दाल का MSP, दाल का MSP अगर घटा दिया जाएगा तो उसके उत्पादन में कमी आ जाएगा, क्योंकि सरकार ने उसे प्रोत्साहन देना कम कर दिया है। तो इसके कारण जो उत्पादन में कमी आएगा, उसके कारण जो दाम का उसका मूल्य बढ़े जाएगा, मतलब दाम उत्पादन कम होगा तो दाम बढ़ेगा, तो उससे जो मुद्रास्फीति आएगी उसके कारण संरचनात्मक मुद्रास्फीति यही कहलाएगा। और फिर आता है रिफ्लेशन या पुनः मुद्रास्फीति, जब पैसा बढ़ाकर मुद्रास्फीति बढ़ा दिया जाए, जब अर्थव्यवस्था में पैसा बढ़ाकर मुद्रास्फीति बढ़ा दिया जाए। जैसे अविस्फीति या डिफ्लेशन से मुद्रास्फीति का उबरना, उसी को कहते हैं रिफ्लेशन। सरकार आर्थिक प्रोत्साहन, कर में छूट आदि से अविस्फीति को दूर करके मुद्रास्फीति यानी महंगाई को बढ़ाना चाहती है, तो उसके कारण उसको हम रिफ्लेशन कहते हैं। जैसे कि RBI ब्याज सस्ता कर देगा या सरकार खर्च करके मतलब एक बूस्ट देगी अपने इकोनॉमी को, जैसे कि कोविड के टाइम हुआ था। फिर एक आता है फिलिप कर्व। फिलिप कर्व क्या है तो ये मुद्रास्फीति या महंगाई के विपरीत संबंध को दर्शाता है। जैसे कि फिलिप कर्व में मुद्रास्फीति जो है ये क्यों होता है, उसके विपरीत संबंध को दर्शाता है। जैसे मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या है तो फिक्स्ड इनकम ग्रुप, जो जिनकी आय निश्चित है, उनको ये मुद्रास्फीति से नुकसान होगा। वेतन में जिनके वेतन और पेंशन मिल रहा है
उनको इस मुद्रास्फीति से नुकसान होगा यदि उनका वेतन या पेंशन नहीं बढ़ाया जाएगा। फिर कर्जा देने वाला और लेने वाला में क्या है, तो कर्जा देने वाला घाटा होगा, उसको घाटा होगा क्योंकि मूल्य का जो कर्जा दिया है उसका मूल्य घट गया है, और जो उसको कर्जा लेने वाला कर्जा देगा उसको फ़ायदा होगा क्योंकि वो जो मूल्य लिया है उसका अब मूल्य कम है और उसको कम मूल्य चुकाना पड़ रहा है। ये रियल इन्वेस्टमेंट रेट जो है ब्याज दर पर निर्भर करती है। यानी महंगाई दर क्या है, तो फाइनल महंगाई माइनस इनिशियल महंगाई बाय इनिशियल महंगाई इंटू 100। इससे हम पता करते हैं रियल इंटरेस्ट यानी रियल ब्याज दर। ब्याज दर महंगाई के दर को माइनस करेंगे तो रियल इंटरेस्ट रेट पता चलेगा। बिजनेसमैन या व्यापारी फ़ायदा या नुकसान क्या होगा, तो बिजनेसमैन को फ़ायदा होगा और ये नुकसान बताकर ज़्यादा दाम लेना चाहेगा। फिर बॉन्ड धारक आता है जिसमें बॉन्ड धारक को नुकसान होगा क्योंकि इसे निश्चित ब्याज पर निश्चित मूल्य देना है, इसलिए इसका मूल्य घट जाएगा। शेयर में फ़ायदा होगा क्योंकि शेयर वाले को उसका परसेंटेज के अनुसार लाभांश मिलेगा और उसका जो पैसे का मूल्य है वो बढ़ने के साथ साथ उसके लाभांश का भी मूल्य बढ़ जाएगा। आयात निर्यात और मुद्रा विनिमय दर, इसको कहते हैं भुगतान संतुलन में बताएंगे इसको। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि मुद्रास्फीति से किन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मुख्य रूप से ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब देखते हैं कि मुद्रास्फीति का मापन जो है ये कैसे होता है। तो एक तो जीडीपी डिफ्लेटर से पता चलता है कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में नॉमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी इंटू 100 करने पे सभी वस्तुओं और सेवाओं की महंगाई या मुद्रास्फीति को ज्ञात किया जाता है। और एक माध्यम है उत्पादन, थोक और उपभोक्ता के स्तर पर। उत्पादन के स्तर पर जब देखेंगे तो उसको हम पीपीआई कहेंगे यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, और जब थोक के स्तर पर देखेंगे तो डब्ल्यूपीआई या होलसेल प्राइस इंडेक्स कहेंगे, और जब उपभोक्ता के स्तर पर देखेंगे तो उसे सीपीआई कहेंगे यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहेंगे। ये क्या होगा, तो जो पीपीआई है ये प्रोड्यूसर या उत्पादक के स्तर पर होगा, में उत्पादन बढ़ने के साथ साथ महंगाई बढ़ेगी और उसका मापन किया जाएगा कि कैसे उत्पादन के स्तर पर उत्पादन करने वाले वस्तुओं का मांग अगर बढ़ गया है, दाम बढ़ गया है, तो उसके कारण भी इसका दाम बढ़ेगा। और फिर डब्ल्यूपीआई क्या है, तो इसमें 697 वस्तुओं को महंगाई को ज्ञात किया जाता है, यानी 697 वस्तुओं की महंगाई इसमें निकाली जाती है। इसको 697 आइटम्स की टोकरी भी कहते हैं, यानी बास्केट ऑफ 697 आइटम्स कहते हैं। और ये मासिक निकलता है और इसका इकोनॉमिक्स एडवाइज़र और डीपीआईआईटी जो है उसके द्वारा इसको निकाला जाता है या ज्ञात किया जाता है। और ये 2011-12 आधार वर्ष पर निकलता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। और फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है या सीपीआई, ये महत्वपूर्ण है बहुत क्योंकि ये एनएसओ निकालता है और ये 2012 में के आधार पर निकालता है। इसमें वस्तु व सेवाओं दोनों का महंगाई निकाला जाता है। डब्ल्यूपीआई में सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं का निकाला जाता है, वो भी 697। और जबकि सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वस्तु व सेवा दोनों का निकाला जाता है, दोनों की महंगाई ज्ञात की जाती है। और इसमें भी निश्चित वस्तु होते हैं और इसके आइटम्स की टोकरी में या बास्केट ऑफ आइटम्स में 614 यानी 614 आइटम्स को रखा गया है। ये भी मासिक निकलता है और इसको 2011-12 के स्तर पर निकाला जाता है। डब्ल्यूपीआई, सीपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर, जब डब्ल्यूपीआई और सीपीआई को जोड़ देंगे तो उसको हम जीडीपी डिफ्लेटर कह सकते हैं, जिसमें सभी वस्तुओं और सेवाओं का महंगाई ज्ञात किया जाता है। और डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में मासिक निकलता है, जिसमें डब्ल्यूपीआई में 697 और सीपीआई में 614 आइटम्स होते हैं। सीपीआई को इसीलिए लेते हैं जीडीपी के आकलन में क्योंकि सीपीआई 3 महीना पे आता है,
जीडीपी डिफ्लेटर जो है ये 3 महीना या 1 साल पे ज्ञात होता है, जबकि सीपीआई जो है इसको मासिक निकलता है, इसलिए इसको ज्ञात करना आसान रहता है और इसलिए इसी से डाटा लिया जाता है जीडीपी ज्ञात करने में। और जीडीपी का आंकड़ा मासिक और वार्षिक आता है, इसलिए जीडीपी से नहीं लेते हैं, महंगाई आकलन के लिए सीपीआई का यूज करते हैं। अब है डब्ल्यूपीआई और सीपीआई, थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य में मैन्युफैक्चर जो है वो 564 वस्तुएं हैं जो विनिर्मित है और जो 64% हिस्सा रखते हैं। फिर प्राइमरी जो है 117 वस्तुएं हैं जो प्राथमिक 23% आइटम्स या हिस्सा रखते हैं। और फ्यूल जो है ये ईंधन या शक्ति 13% हिस्सा रखते हैं। तो इस प्रकार विनिर्मित वस्तुएं, प्राथमिक वस्तुएं और ईंधन, इन तीनों को जोड़कर डब्ल्यूपीआई में इसका मूल्य निर्धारण किया जाता है और महंगाई आंका जाता है। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में फूड बेवरेज यानी खाद्य वस्तुएं, क्लोथिंग यानी कपड़ा, और हाउसिंग यानी रेंट वगैरह, और फ्यूल जैसे मूलभूत आवश्यक वस्तुओं को मुख्य तरजीह दी जाती है या मुख्य महत्व दिया जाता है। रूरल या ग्रामीण, शहरी अलग अलग होते हैं। जैसे इसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है ये ग्रामीण और शहरी दोनों अलग अलग निकाला जाता है, क्योंकि वहाँ की उपयोगिता अलग अलग है। जैसे कि फ्लैट जो है या हाउसिंग रेंट, ये जो है सिर्फ शहर में लगता है, गांव में नहीं लगता है, इसलिए गांव में ये नहीं निकाला जाता, इसलिए थोड़ा अंतर आ जाता है थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के, नहीं, ग्रामीण और शहरी में। और फिर इन्फ्लेशन में ये दो थे, हेडलाइन मुद्रास्फीति और कोर मुद्रास्फीति। हेडलाइन क्या होगा, जब अर्थव्यवस्था की कुल महंगाई मापा जाए, जैसे सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दोनों के तरह व्यक्त किया जाता है, तो ये सीपीआई जो है हेडलाइन इन्फ्लेशन का प्रयोग आरबीआई मौद्रिक नीति अर्थात मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण के लिए करता है, जिसका लक्ष्य 2 से 6% रखा जाता है और ये 31 मार्च 2026 तक के लिए रखा गया है सीपीआई हेडलाइन। तो ये क्या है, तो यह अर्थव्यवस्था की कुल महंगाई को मापता है और सीपीआई डब्ल्यूपीआई दोनों के तरह से व्यक्त करता है हेडलाइन मुद्रास्फीति। और सीपीआई जो हेडलाइन मुद्रास्फीति है इसका प्रयोग आरबीआई मौद्रिक नीति के निर्माण में या मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारण में करती है यूज, और इसका अभी तक 2 से 6% रखा गया है। फिर कोर मुद्रास्फीति क्या है, तो हेडलाइन मुद्रास्फीति जो है उसमें से खाद्य वस्तुओं की महंगाई और ईंधन की महंगाई, इन दोनों को घटा दिया जाता है, उससे प्राप्त होता है कोर इन्फ्लेशन यानी कोर मुद्रास्फीति। इसमें हेडलाइन में से फ्यूल और फूड को घटा दिया जाता है महंगाई को, उसको कहते हैं कोर मुद्रास्फीति। स्क्यूफ्लेशन क्या होता है, तो जब किसी खास वस्तुओं का दाम बढ़े और अन्य वस्तुओं का दाम सामान्य रहे तो उसको कहते हैं स्क्यूफ्लेशन।